आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं तथा उनके प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया। आइए दोस्तों, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? ये रासायनिक अभिक्रिया वे परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में पब्लिक जो रासायनिक संगठन है उसमें परिवर्तन आता है। ठीक है दोस्तों, ये होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो है दोस्तों, या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हुआ परिवर्तन है दोस्तों, वो स्थायी होता है। स्थायी परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कार्बन है या कोयला है जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये ऑक्सीजन गैस से क्रिया करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पुनः कोयला नहीं बनाया जा सकता, अतः यह परिवर्तन स्थायी होता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक गुणों में होने वाला परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है तथा इसमें द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जो कोयला था, ठोस कोयला, उसने ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करी और उसने CO2 का निर्माण किया। अब देखिएगा दोस्तों, जो कार्बन है उसका परमाणु भार होता है 12 प्लस जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु भार होता है 32, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32 मिलकर बराबर 44 परमाणु भार वाला यौगिक हमें प्राप्त हो जाता है। अतः रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो सबसे पहला जो उदाहरण है वो हमारी है श्वसन क्रिया। जो हम श्वास लेते हैं वो भी रासायनिक परिवर्तन आता है। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। दूसरा देखिए दोस्तों, जो दूसरा उदाहरण है वो है दूध से दही का जमना। दूध से दही बनाया जा सकता है लेकिन दही से वापस दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता। तीसरा है दोस्तों लोहे पर जंग लगना। जंग लगे हुए लोहे को वापस नया लोहा नहीं बनाया जा सकता। जो चौथा उदाहरण दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर इन्हीं उदाहरणों को पूछा जाता है। जो चौथा दोस्तों वो है बनी हुई सब्जी का खराब होना। तो ये सारे ही रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के गुण। तो देखिए दोस्तों, इसका जो पहला गुण होता है वो है एक बार रासायनिक परिवर्तन होता है तो पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो दूसरा इसका गुण है दोस्तों कि यह परिवर्तन स्थायी होता है। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा गुण है दोस्तों वो एक दिशा में चलता है, अतः ये अनुत्क्रमणीय होता है। आगे बात करेंगे, अनुत्क्रमणीय होता है। जो चौथा इसका गुण है दोस्तों वो ध्यान रखिएगा कि रासायनिक संगठन या रासायनिक परिवर्तन से
रासायनिक परिवर्तन से यौगिकों का द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के तरीके की। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया को हम जो है बीच में एक एरो द्वारा दर्शाते हैं, एक तीर द्वारा दर्शाया जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये वाली जो साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली जो साइड है वो राइट हैंड साइड है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड है उसका हम अभिकारक लिखते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। उनको लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखा जाता है, इंग्लिश में इसको रिजेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो राइट हैंड साइड की ओर है दोस्तों, राइट हैंड साइड की ओर हमेशा उत्पाद लिखा जाता है। उत्पाद किसे कहते हैं, अभिकारक अभिक्रिया करके जो चीज बनाते हैं उसको उत्पाद कहते हैं, और उसको हमेशा राइट हैंड साइड की ओर लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और बीच में हम एरो का निशान लगाते हैं। आगे देखिए, यदि तत्व ठोस अवस्था में है तो उसके आगे एस लिखा जाता है, एस माने सॉलिड। यदि द्रव अवस्था में है तो उसके आगे एल लिखा जाता है, एल माने लिक्विड। यदि गैस अवस्था में है तो उसके आगे जी लिखा जाता है, जी माने गैस। यदि जलीय अवस्था में है तो उसके आगे एक्यू लिखा जाता है, एक्वस। यदि एलोट्रोप है, यदि एलोट्रोप होता है तो उसके आगे एलोट्रोप के लिए एल लिखा जाता है दोस्तों। यदि गर्म करने के लिए कहा जाए तो उसके आगे डेल्टा का निशान लगाया जाता है। वो इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। जैसे मैं आपको एक अभिक्रिया लिख के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि मैग्नीशियम है, 2 अणु मैग्नीशियम के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 2MgO बनाते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, Mg किस अवस्था में पाया जाता है, मैग्नीशियम सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है, तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड वापस सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह से हम ये अभिक्रिया को लिखकर अभिक्रिया पूरी करते हैं। तो ये अभिक्रिया लिखने का तरीका। बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तो बहुत सारे प्रकार है दोस्तों, हम सभी का एक एक अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, देखिए दोस्तों, संयोजन शब्द निकल के आया है एक। संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। तो इसमें क्या होगा कि देखिए अभिकारक अभिक्रिया करते हैं। मान लीजिए एक अभिकारक ये है और एक अभिकारक जो है वो ये है। ठीक है दोस्तों, अब ये अभिक्रिया करेंगे, ये अभिक्रिया करके संयोजन हो जाएंगे, यानी कि एक इसमें और ये इससे जुड़कर एक नया उत्पाद बना लेंगे। तो ये अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। मान लीजिए ये अभिकारक था, ये बी था और इसने जुड़कर ये बी बना लिया, तो किसे कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु आपस में जुड़कर नया उत्पाद बना लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं दोस्तों, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण सबसे पहले आता है दोस्तों, वो है कोयले का दहन। कोयले का दहन, दहन के बारे में आगे बात करेंगे। दहन देखिए दोस्तों, जैसे कोयला कौन किसको क्या लिखते हैं, कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड अवस्था में। मान लीजिए ये ए अभिकर्मक था, प्लस इसके साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रही है, ये गैस अवस्था में है, ये बी था। अब ये क्या करेंगे, ये मिलकर CO2 गैस बनाता है, यानी कि AB बन जाएगा, और ये होती है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का हाइड्रोजनीकरण,
अब देखिए क्या होता है दोस्तों, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन किस अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। ये हाइड्रोजन से क्रिया करती है, ये भी गैस अवस्था में पाई जाएगी, और निकल ऑब्लिक पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब देखिए दोस्तों, एक हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन थी, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये यहाँ जाके जुड़ जाएगी, ये यहाँ जाके जुड़ जाएगी, और जो द्विबंध है वो टूट जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और CH3 बन गया। तो ये ए अभिकर्मक था, ये बी था, और इसने ए बी का निर्माण कर लिया। तो ये अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। हम बात करते हैं अगली वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया दोस्तों, वियोजन जिस अभिक्रिया के आगे दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस अभिक्रिया के आगे वी शब्द निकला हुआ हो, वी शब्द लगा हुआ हो, इस वी का मतलब होता है निकलना। तो वियोजन का मतलब क्या होगा, अभिकारक आपस में निकल जाएंगे। जिस किसी अभिक्रिया के आगे वी शब्द जुड़ा हो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, निकलना। मान लीजिए एक अभिकारक है, ये क्या होगा, ये टूटकर दो भागों में बट जाएगा। एक अभिकारक था, ये टूट गया और इसने टूटकर दो विकर्मक बना लिए। ये ए था, ये ए टूटकर इसने ए और बी बना लिया, तो बी इससे से निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। इसका जो मुख्य उदाहरण है वो है कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन देखिए कैसे होता है, CaCO3, ये ए था, जब हमने इसको गर्म करा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बुझे हुए चूने प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। इसका एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं दोस्तों, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वियोजन। वी माने टूटना। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो 2MgO, जब हमने इसको गर्म किया तो ये भी टूट गया 2Mg प्लस O2 में। तो ये अभिक्रिया होती है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। हम अगली अभिक्रिया देखेंगे, वो है विस्थापन अभिक्रिया। मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, विस्थापन के आगे भी देखिए दोस्तों वी लगा हुआ है। इस वी का मतलब क्या होता है, निकल नहीं होगा। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है या अधिक क्रियाशील तत्व होता है, अधिक क्रियाशील तत्व वो क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है या कम क्रियाशील तत्व को निकाल देता है। वो अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। एक बार और बताता हूँ, जिस अभिक्रिया के आगे वी लगा हो इसका मतलब निकलना होता है, और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को निकाल देगा या विस्थापित कर देगा। वैसे समझाता हूँ मैं आपको, ये ए है और ये बी है, ठीक है दोस्तों। ये ए बी है, इसने क्या करी, ये सी से अभिक्रिया करता है, इस सी से अभिक्रिया करता है। तो ये ए है, ये अधिक क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये इससे अभिक्रिया कर लेगा और इस बी को बाहर निकाल देगा। तो अपने पास क्या निकल के आएगा, ये ए, इसके साथ ये सी जुड़ जाएगा दोस्तों, ये ए और सी जुड़ जाएगा, लेकिन इस बी को निकाल दिया जाएगा, यानी कि बी का विस्थापन हो जाएगा। जैसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार सवाल यहीं से पूछा है कि मान लीजिए एक बीकर है जिसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, जिसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। यदि इसमें जिंक धातु के टुकड़े डाल दिए जाए तो जिंक धातु जो है वो अधिक क्रियाशील है, वो क्या करेगी, इस कॉपर का विस्थापन कर देती है। तो जो कॉपर सल्फेट है इसका दूसरा नाम नीलाथ होता है, तो इसका नीला रंग होता है दोस्तों। तो इस कॉपर सल्फेट का नीला रंग उड़ जाता है या नीला रंग जो है वो काला पड़ने लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु मिलाई जाती है तो जिंक धातु इस कॉपर का विस्थापन कर देती है। देखिए अभिक्रिया कैसे होगी दोस्तों, जैसे अपने पास क्या था, CuSO4 था, कॉपर सल्फेट का विलयन था, इसमें हमने जिंक धातु को मिला दी। जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होती है, तो जो है वो ZnSO4 के साथ निकल गई और इस Cu का विस्थापन हो गया और अपने पास निकल के आता है ZnSO4 और Cu। तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग जिंक धातु अधिक क्रियाशील होने के कारण उड़ा देती है।
ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। अब देखिए दोस्तों, द्विविस्थापन इस अभिक्रिया के आगे भी क्या लगा हुआ है, वी लगा हुआ है, और इस वी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, निकला। द्वि मतलब होता है दो, यानी कि दोनों परमाणुओं से विस्थापन होगा और दोनों परमाणु अपनी अपनी जगह पर विस्थापित हो जाएंगे। कैसे दोस्तों, जैसे ये ए है और ये बी है, इसने क्या करा, सी और डी से अभिक्रिया की, सी और ये डी, ए बी सी और डी। ए को मैं एक ये अभिकारक है, इसको मैं लाइन से दर्शा देता हूँ, जो बी है मैं इसको डॉट से दर्शा देता हूँ, जो सी है दोस्तों उसको हम सीधी लाइन से दर्शा देते हैं और डी को वापस ऐसे दर्शा देते हैं। अब क्या होगा कि द्वि यानी दो अभिकारक अभिक्रिया कर रहे हैं, वी मैंने निकलना, तो दोनों निकल लेंगे। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु का विस्थापन कर देगी, तो ये जो ए है वो डी के साथ निकल जाएगा और जो बी है वो सी के साथ निकल जाएगा, और अपने पास क्या निकल के आएगा कि जो ए था दोस्तों वो ए ने हमेशा डी के साथ अभिक्रिया कर ली और इसने बना दिया ए डी, प्लस जो बी था उसने सी के साथ अभिक्रिया कर ली और उसने बना लिया बी सी। ये आ गया दोस्तों बी सी, तो दोनों ओर से विस्थापन हो गया, तो ये अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे यदि AgNO3 में KCl मिलाया जाए, KCl मिला जाए, एक दोस्तों ध्यान रखिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमें पीपीटी प्राप्त होती है, यानी अवक्षेप प्राप्त होता है, अतः इसका दूसरा नाम अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान हमें अवक्षेप प्राप्त होता है, तो इसका दूसरा नाम अवक्षेपण अभिक्रिया भी होती है। अब देखिए, मान लीजिए AgNO3 था, इसमें हमने KCl को मिलाया, अब सिल्वर पर प्लस चार्ज, NO3 पर माइनस चार्ज, K पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज। अब देखिए ये A, ये B, ये C और ये D, जो A है प्लस हमेशा माइनस के साथ निकलेगा, तो A किसके साथ निकल गया, D के साथ, और हमें प्राप्त हुआ AgCl, और B किसके साथ निकल गया, C के साथ, तो हमें प्राप्त हो गया KNO3, और इस अभिक्रिया में AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है, अतः ये अभिक्रिया कहलाती है अवक्षेपण अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक उदाहरण और लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। यदि कॉपर सल्फेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाए तो क्या होगा, देखते हैं दोस्तों। CuSO4 प्लस इसमें हमने दो अणु NaOH के मिला दिए, अब क्या होगा, ये A है, ये B है, ये C है और D है। जो A है वो किसके साथ निकलेगा दोस्तों, D के साथ, और B किसके साथ निकल जाएगा, C के साथ, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, और ये कॉपर जो है वो OH के साथ अभिक्रिया करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है दोस्तों, प्लस साथ में क्या निकलता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये देखिए Na2 और SO4 और कॉपर हाइड्रोक्साइड निकल जाता है। तो ये थी अभिक्रिया के प्रकार। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए।